हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज का ये जो टॉपिक है एसी कोर्स का 21वां दिन है। 21वां, 22वां और 23वां, तो तीनों दिन को याद रखिएगा। ये तीनों दिन हम जो है कि विंडो एसी के वायरिंग के ऊपर बात करने वाले हैं और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये होने वाला है। गैस चार्जिंग का तो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, आगे आएगा, लेकिन वायरिंग करना भी एक जो है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और वायरिंग को हम टोटल तीनों दिन में 3 तरीके और तीनों दिन में एक दिन में 2 तरीकों से हम सिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर चलिए हम शुरू करेंगे और आगे जो है कि बात करते हैं। यहाँ पर लिखा है विंडो एसी का स्विच कंट्रोल वायरिंग। मतलब विंडो एसी में केवल अभी जो हम लोग पढ़ेंगे स्विच कंट्रोल वायरिंग के बारे में बात करने वाले हैं। स्विच से जो नियंत्रित होगा, एसी का जो रिमोट कंट्रोल वायरिंग होता है विंडो एसी का, वो अभी हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। 3 दिन के बाद, मतलब 23वें दिन के बाद जो 24वां दिन होगा, उसके बाद रिमोट कंट्रोल वायरिंग की बात करेंगे। तो पूरा फोकस जो है कि आपको वायरिंग पर होना चाहिए। और ये जो है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसके वजह से मैं चाहूँगा कि आप कापी कलम ले लीजिएगा और डायग्राम जैसे भी मैं बताऊँगा पहले समझने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद उसको ज़रूर आप लोग बनाइएगा। चलिए शुरू किया जाता है। फ्रेंड्स, ये जो भी कुछ यहाँ पर बनाया गया है, इन सभी के बारे में आपको एक एक वीडियो पीछे जो भी है बता दिया गया है। ये सेलेक्टर स्विच क्या होता है, थर्मोस्टेट कैसे काम करता है, ये स्विंग मोटर स्विंग स्विच कैसे काम करते हैं, कंप्रेसर के अंदर सीएसआर कैसे होता है, कैपेसिटर कैसे आते हैं, मतलब किस तरीके के होते हैं, ये इसमें मोटर के अंदर जो तार होता है उसको कैसे पहचानने का तरीका है, ये सब कुछ आपको बताया जा चुका है। यदि आप उन सभी चीज़ों को जानते होंगे, यदि नहीं जानते तो फिर से पीछे वाली जो भी है वीडियो उनको देखिएगा, सभी को ढूंढिए, नंबर वाइज सभी आपको वीडियो मिलेगी। कभी भी आप वीडियो देखने की कोशिश करें तो नंबर वाइज देखें, नहीं तो ऐसे देखेंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा काम, सीख नहीं पाएंगे, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले विंडो एसी का स्विच कंट्रोल वायरिंग और नीचे जो है 1 नंबर लिखा गया। आज पहला स्विच कंट्रोल वायरिंग में हम बात करेंगे 4 स्थिति वाले सेलेक्टर स्विच के साथ। मतलब ये जो स्विच है 4 स्थिति वाला है के साथ विंडो एसी का पीएससी एवं सीएसआर वायरिंग, दोनों वायरिंग को हम इसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अभी ये जो है नीचे के तरफ ए पॉइंट लिखा गया है और इसमें लिखे हैं कि पीएससी वायरिंग। अभी जो वायरिंग हम बताएंगे पीएससी वायरिंग होगा। पीएससी वायरिंग का मतलब परमानेंट स्टार्ट कैपेसिटर, पीएससी का मतलब होता है परमानेंट स्टार्ट कैपेसिटर। अब थोड़ा सा बस आप दिमाग लगा लीजिएगा तो सारा हर एक जगह पर आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। पीएससी वायरिंग और सीएसआर वायरिंग क्या होता है। यदि कंप्रेसर के साथ ये केवल रनिंग कैपेसिटर लगाया गया है तो पीएससी वायरिंग होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। कंप्रेसर के साथ केवल रनिंग कैपेसिटर लगाया गया है इसको चालू करने के लिए, तो समझिएगा कि ये पीएससी वायरिंग है। यदि रनिंग और स्टार्टिंग दोनों कैपेसिटर लगाए गए हैं कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए, तो वो सीएसआर वायरिंग है। सभी कनेक्शन सेम रहेंगे, बस कंप्रेसर के पास का जो कनेक्शन होगा वही चेंज होगा। और इसी वीडियो में हम इन दोनों जो है कि कनेक्शनों को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाता है। पहले हम सेलेक्टर स्विच से शुरू करेंगे। ऊपर के तरफ एन और यल और सेलेक्टर स्विच का टोटल यहाँ पर सारा फंक्शन बता दिया गया है। 4 स्थिति है, तो चारों स्थितियों में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में ये क्या काम करेगा। सॉरी, देखिए पहली स्थिति में एन प्लस यल, मतलब ये दोनों जो है ना हमेशा आपस में कनेक्ट रहेंगे। हर एक स्थिति में एन प्लस यल देखने को मिलेगा, मतलब ये दोनों आपस में कनेक्ट रहेंगे। कभी भी एन और यल का मतलब ये नहीं कि फेज और न्यूट्रल आपस में स्पिन दे दीजिएगा, कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसी वजह से इस चीज़ को समझ लेना जरूरी है। इसको हमने बढ़िया से बताया हुआ है, इसके ऊपर वीडियो भी बनाया है। दूसरे में फैन मोड पर काम करेगा, तीसरे में हाई कूल काम करेगा और चौथे में लो कूल काम करेगा। बस 4 स्थिति है और ये चारों मोड पर ही ये काम करेगा। एक बार बंद रहेगा, पंखा चलेगा, हाई कूल करेगा और लो कूल करेगा। 4 गो स्थिति हो गया। ऐसे जो सेलेक्टर स्विच होते हैं
वो केवल विंडो एसी तो ये जो मोटर होता है फैन मोटर, यहाँ एम का मतलब फैन मोटर होता है, और इसके दोनों साइड पंखे लगे होते हैं। एक साइड जो है कि ऐसा पंखा होता है जो कूलर वाला पंखुड़ी होती है, 3, 4 या 5 पंखे लगे होते हैं, पंखुड़ी लगी होती है, और एक साइड दूसरे साइड में जो है कि ऐसा ब्लोअर वाला लगा रहता है। तो इसमें जो है 3 स्पीड वाले आते हैं और 2 स्पीड वाला आता है। तो 2 स्पीड वाला तो बहुत कम आता है। जब भी 2 स्पीड वाला पंखा आएगा तो ये वाला 4 स्थिति वाला सेलेक्टर स्विच आएगा, नहीं तो 3 स्पीड वाले के लिए 5 स्थिति वाला या 6 स्थिति वाला सेलेक्टर स्विच लगाएंगे, जो कि तीनों के बारे में हमने पिछले वीडियोज में कहीं ना कहीं आपको जरूर बताए होंगे। तो चलिए इनका कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन कैसे करना है वो चीज़ हम लोग देखेंगे। 1 नंबर को यहाँ पर देखिए नीचे 1 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर। 1 नंबर को फैन मोटर के लो से जोड़ना है, लो वाले तार को। ये लो, हाई, मीडियम, जैसे न्यूट्रल कैसे पता चलेगा तो इसके बारे में भी हमने वीडियो बनाया है, उसको जा करके पहले देख लीजिएगा। यदि आप लोग सब कुछ देखते हुए आ रहे हैं तो समझिए कि सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, अब सब कुछ समझ में आएगा। 4 नंबर को जो है एच में मतलब हाई स्पीड वाले पर जोड़ा जाएगा, और 3 नंबर के द्वारा पहले तो मेन सप्लाई दे दीजिए। मेन सप्लाई एन या यल दोनों में से किसी एक पर मेन जो फेज सप्लाई होता है मतलब लाइन जिसको कहते हैं, वो एन और यल में से किसी एक पर दिया जा सकता है, क्योंकि दोनों ही आपस में कनेक्ट रहते हैं। 3 नंबर से जो निकलता है लाइट, वो उसको जो है इन दोनों को साइड में क्रॉस करना, ऐसे क्रॉस करना है। ये वाले निशान का मतलब होता है डायग्राम में, यदि आप लोग ये वाले निशान का मतलब नहीं समझते समझिएगा कि इधर से जो लाइट जा रही होगी वो अलग होगी, और इसमें जो लाइट जा रही होगी वो अलग समय में जा रही होगी, मतलब आपस में ये तार सटे हुए नहीं है, ऐसा क्रॉस वायर बनाया गया है। ये जो तार होता है डायरेक्ट पहुंचता है थर्मोस्टेट के किसी एक पॉइंट पर। थर्मोस्टेट में देख लेते हैं ये क्या काम करता है। तो इसके बारे में बताया गया है कि कमरे के जो तापमान होते हैं उनको सेंस करने का काम करता है, समझने का काम करता है, और इसका एक ये सेंसर होता है जो कि एवापोरेटर के ठीक आगे लगा होता है, जो कि कमरे की जो हवा होती है एवापोरेटर के तरफ से जब खींची जाती है तो कमरे के हवा के तापमान को ये क्या करता है, समझ लेता है, और उसी अनुसार इस कंप्रेसर को चाहे चलाएगा चाहे बंद करेगा। जितना पर आप सेट किए रहेंगे कमरा उतना ठंडा हो जाएगा तो इसको बंद कर देगा, और जब वो कमरा जो है कि वो गर्म रहेगा तो इसको चालू करेगा, क्योंकि यही चलता है तो पूरा जो सिस्टम होता है काम करता है और कमरा जो है कि ठंडा होता है। यहाँ से हम जो है कि जो दूसरा वाला पॉइंट होगा वहाँ से हम एक तार निकालेंगे। थर्मोस्टेट के बारे में मैंने बताया था कि 3 वाला भी आता है, 2 वाला भी आता है, तो आजकल सबसे ज़्यादा 2 वाले का इस्तेमाल हो रहा है। यदि 3 वाला भी आएगा तो आप 2 वाले पॉइंट वाले का ही, उसमें भी 2 ही पॉइंट इस्तेमाल कर पाएंगे। तीसरा क्योंकि हीटर जो है कि आजकल लग नहीं रहा है तो एसी में उसका इस्तेमाल बहुत कम देखने को मिलता है। उसके बाद कंप्रेसर और कैपेसिटर, ये वाला तार यहाँ तक ला करके रोके रहिए। कंप्रेसर और कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट कीजिए। कैसे कनेक्ट होता है, तो कभी भी ये जो रनिंग कैपेसिटर हो, चाहे स्टार्टिंग कैपेसिटर हो, चाहे कोई भी कैपेसिटर हो, कंप्रेसर के यस और आर पर जोड़े जाएंगे। अब आप पूछिएगा कि यस और आर कहाँ से आएगा, तो ये मैंने पहले आप लोगों को बता चुका है, तब जा करके हम वायरिंग बताने की प्रयास में हैं कि ताकि आप लोगों को सब कुछ समझ में आए। तो इसके जो दोनों तार हैं, इन दोनों तारों में से किसी एक को आप कंप्रेसर के रनिंग से जोड़ दीजिएगा, मतलब आर पॉइंट से, और किसी एक को जो है कि यस पॉइंट से जोड़ दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है। और ये जो तार आ रहा है आपका, ये मेन फेज सप्लाई है, मतलब ये अभी यहाँ से क्या चल रहा है, लाइन ही चल रहा है ना। 3 नंबर से जब भी निकलेगा थर्मोस्टेट में जाएगा, थर्मोस्टेट से हो करके इसको कंप्रेसर पर यदि आपको पहुँचाना है तो ये वाला तार कभी भी इसके रनिंग साइड पर जोड़ा जाएगा। या फिर इस तार को थोड़ा सा हम मिटाते हैं और ध्यान दीजिएगा, इसको हम कहाँ जोड़ेंगे, कैपेसिटर के उस पॉइंट से जोड़ दिया जाता है, क्योंकि कैपेसिटर पर वो उसका जगह बनाया गया होता है। यहाँ पर सिर्फ एक ही तार जोड़ा जा सकता है। कैपेसिटर के उस पॉइंट पर जोड़ेंगे जो पॉइंट इस कंप्रेसर के रनिंग वाले पर जोड़ा गया होगा।
ये इसका वायरिंग हो गया, कैपेसिटर का वायरिंग हो गया, फेज मिल गया कंप्रेसर को, ठीक है। अभी न्यूट्रल मिलना बाकी है। अभी थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में सोचते हैं, स्विंग स्विच और स्विंग मोटर, ठीक है। इससे जस्ट पहले वाला जो वीडियो था स्विंग स्विच और स्विंग मोटर के बारे में ही बनाया था, और उसमें आपको समझ में आया होगा कि ये दोनों क्या काम करते हैं। तो यहाँ के लिए जो लाइट है डायरेक्ट मिलनी चाहिए इसको। पहले ये स्विच में आएगा, स्विच से निकल के इसमें जाएगा, तो डायरेक्ट कहाँ से मिलेगा? तो ये जो सेलेक्टर स्विच है इसका जो L पॉइंट होता है चाहे N, यदि आपने इसको इस पे लगाया है तो इस पे डायरेक्ट लाइट आ जाएगी, या फिर आपने N पर लगाया है तो ये डायरेक्ट लाइट L पर आ जाती है, क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्ट रहते हैं। N और L देख करके ये मत सोचिएगा कि यहाँ फेज और न्यूट्रल जोड़ना है। यदि आप ऐसा कर देते हैं तो समझ लीजिएगा कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये जो तार है ये सीधे स्विंग स्विच, मतलब एक छोटा सा स्विच होता है जो कि स्विंग मोटर को ऑन या ऑफ करने के लिए लगाया जाता है। इसमें दो पॉइंट होंगे तार जोड़ने के लिए, तो इन तार दोनों में से किसी एक में आप इसको जोड़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप नीचे जोड़ेंगे कि ऊपर जोड़ेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ऊपर चाहे नीचे कहीं पर भी जोड़ सकते हैं। नीचे से ये वायर निकलता है, मतलब आपने ऊपर जोड़ दिया तो नीचे वाले पॉइंट से एक वायर आएगा, और यहाँ पर जो स्विंग मोटर का कोई एक तार होगा इससे क्या हो जाएगा, जा करके जुड़ जाएगा। कोई एक, दो तार निकलता है, क्योंकि स्विच कंट्रोल में ये दो ही तार वाले आते हैं और दोनों तार निकलते हैं। एक तार को हमने फेज दे दिया, तो इसमें जो है आपने देखा कि जो फेज सप्लाई थी जहाँ जहाँ पहुँचनी थी वहाँ वहाँ हमने क्या कर दिया, पहुँचा दिया। पूरे सिस्टम में तीन ही मोटर होते हैं, मतलब पूरे विंडो एसी में 3 गो मोटर होते हैं। इन्हीं तीनों मोटरों को आपको चलाना होता है, बाकी अन्य सभी क्या होते हैं, स्विच होते हैं। तो यहाँ पर 3 मोटर के रूप में कौन कौन से हैं, तो सबसे छोटा मोटर यदि मानेंगे तो ये स्विंग मोटर होता है। ये चले चाहे न चले कोई फर्क उतना पड़ता नहीं है, वो कभी खराब भी हो जाता है तो नई भी बनवाएंगे तो एसी पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, बस वो जो हवा इधर उधर करने वाला सिस्टम होता है वो काम नहीं करेगा, बस उतना ही सिस्टम है उसका। दूसरा जो मोटर होता है यहाँ पर ये फैन मोटर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट मोटर है। ये चलता है तभी एसी की जो ठंडी हवा होती है कमरे तक पहुँच पाती है। उसके बाद इधर वाला जो पंखा है, मतलब एक ही मोटर है, इधर चलेगा तो कंडेंसर पर काम करेगा, इधर चलेगा तो ये एवापोरेटर से हवा को खींच करके ठंडा करके फिर वापस जो है कि कमरे में भेजने का काम करता है। उसके बाद तीसरा हमारा मोटर सबसे इम्पोर्टेंट, जिसको हम लोग कंप्रेसर कहते हैं। कंप्रेसर ये इसके अंदर मोटर भी होता है और पंप भी होता है। पंप का मतलब क्या समझते हैं, खींचने और फेंकने वाली व्यवस्था। तो गैस को खींचने और चारों तरफ फैलाने का या घुमाने फिराने का काम जो है कि हमारे कंप्रेसर का होता है। तो वायरिंग में हम सिर्फ कंप्रेसर के मोटर की बात करेंगे, मतलब ये CSR की ही बात की जाएगी, जो यहाँ पर 3 टर्मिनल है उसी की। तो फेज सप्लाई का कनेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, केवल न्यूट्रल सप्लाई आएगा। और वो कहाँ कहाँ जाएगा, तो ये तीनों मोटर जो कार्य करने वाले हैं उन्हीं पर जाएगा, और तीनों का एक एक पॉइंट खाली मिलेगा आपको। मान लेते हैं यहाँ से हमने न्यूट्रल सप्लाई ले लिया, यन मतलब न्यूट्रल, ये तार ऐसे आ गया, और इसी के साथ हम यहाँ पर नीचे लेकर के आते हैं। उसके बाद इसको हम यहाँ यन पर लगा देते हैं, ठीक है। तार किसी भी तरह से ले जाइएगा, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। यदि न्यूट्रल को कसने का कोई जगह है तो वहाँ से आप उठा करके ले जाइए, यहाँ से फिर वापस उसी तार में से एक तार जोड़िएगा, ये ले करके चले आइएगा कंप्रेसर के पास। कंप्रेसर भी एक प्रकार का मोटर है, इसको भी जब तक न्यूट्रल नहीं मिलेगा काम नहीं करेगा। लेकिन ये जो न्यूट्रल है यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले OLP में जाएगा, OLP।
किसी किसी कंप्रेसर में ये OLP दिखता है और किसी में नहीं दिखता है। नहीं दिखने का मतलब ये है कि इसके कंप्रेसर के भीतर में लगा होता है। यदि आप इसके अंदर भीतर में भी लगा है, बाहर से भी लगा देते हैं तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसमें ये लगा हुआ है उसमें तो आवश्यक है इसको लगाना। ये क्या काम करता है, जब भी मोटर काम करते करते थक जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा लोड उसके ऊपर पड़ जाता है, तो बेचारे को आराम करने का काम कौन करवाता है, तो ये OLP। कहने का मतलब जब ये ओवर हीट हो जाएगा या फिर ज़रूरत से ज़्यादा इसके ऊपर लोड दे दीजिएगा, तो यही क्या करेगा, इस न्यूट्रल सप्लाई को जो यहाँ से होकर के यहाँ जा रही है उसको ये क्या करता है, काट देता है और कंप्रेसर के पास वो लाइट नहीं पहुँच पाती है, जिससे कंप्रेसर की हालत जो ख़राब होने वाली होती है, मतलब कंप्रेसर जलने से बच जाता है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और फिर से वापस जो है कि ये न्यूट्रल सप्लाई को यहाँ से लिया जाता है और जो स्विंग मोटर का एक तार बचा हुआ है उसमें हम इसको जोड़ देंगे। क्लियर, सब समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? यदि किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि सर ऐसे तार नहीं वैसे होता है, चाहे जो भी होगा, चाहे डायरेक्ट आप हमसे फ़ोन से बात करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। फ्री रहेंगे बात करेंगे, नहीं फ्री रहेंगे फ़ोन काट दिया जाएगा आपका, ठीक है? बाद में बात कर लिए। तो पहले हम देखते हैं कि ये सारा फंक्शन और कनेक्शन करने के बाद ये काम कैसे करता है। तो यही इसी स्विच के आधार पर सारा सिस्टम काम होता है, मेन यही स्विच होता है। तो इसमें पहली स्थिति, मतलब इसमें जो घुमाने वाला व्यवस्था होता है ना, रोटरी स्विच के जैसा होता है। रोटरी स्विच का मतलब वह स्विच जो गोल गोल घूमता है, कूलर में लगता है, चाहे आजकल पंखों में लग रहा है जिसको गोल गोल घुमाते हैं, स्टेबलाइजर में लगता है, तो वो रोटरी स्विच होता है। तो उसमें गोल गोल घूमने वाले स्विच को रोटरी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर भी जो सामने प्लास्टिक का भाग होगा जिसको नॉब बोला जाता है उसको हम लोग घुमाते हैं। पहले तो ये किसी न किसी स्थिति में रहेगा। तो पहली स्थिति में जो रहता है वो N+L होता है, मतलब ये जो लाइट जा रही है इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट से होते हुए बहुत दूर जाएगी तो ये स्विंग स्विच के इस पॉइंट तक पहुंच सकती है। यदि मन कर रहा है तो बिना AC चालू किए ही इस स्विच को चालू कर देंगे तो ये मोटर अपने जो ब्लेड होते हैं उनको ऐसे ऐसे बस करने लगेगा। केवल इतना ही काम हो सकता है। यदि ये स्विच ऑफ रहेगा तब भी ये काम हो सकता है। इस स्विच के साथ ऐसा हो सकता है। अब क्या करते हैं, स्विच को एक बार घुमाते हैं, क्लॉकवाइज में घुमाते हैं। तो यहाँ लिखा है N+L+1, मतलब ये जो लाइट आई हुई है मेन सप्लाई L पर तो जा ही रही है, साथ ही साथ किस पे पहुँच गई, 1 पे पहुँच गई। तो 1 के द्वारा कहाँ पर पहुँची, पंखे पर पहुँची। तो पंखा कैसा चलेगा, किस पॉइंट पर पहुँचा है, लो पर चला है। तो लो फैन में क्या होगा, पंखा चलेगा। क्लियर हो पा रहा है बात? उसके बाद तीसरे नंबर की स्थिति आती है N+L+3+4, मतलब ये जो लाइट है N L पर जाएगा ही, 3 और 4 नंबर पर भी चला जाएगा। तो यही लाइटिया जो है 3 और 4 नंबर, ये यहाँ से तो यहाँ डायरेक्ट जा ही रहा है। जब मर्जी तब आप उसको मोटर को चालू कीजिए, उस स्विच से चाहे बंद कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हवा आपका इधर उधर फैलाना है तो उसको चालू कीजिए, नहीं तो उसको बंद रखिए। अब यहाँ मेन बात ये आती है कि N से जो ये लाइट निकल रही है ये 3 नंबर और 4 नंबर दोनों पर पहुँचती है। तो 4 नंबर पर जब पहुँच रही है तो अब देखिए पंखे के H वाले पॉइंट पर पहुँच गई, मतलब हाई पर। तो ऐसे क्या होगा, पंखा बहुत तेज स्पीड में चलेगा। पंखे को न्यूट्रल पहले से मिला है, फेज जो है कि इसके माध्यम से स्विच से बारी बारी से मिल रहा है। तो हाई स्पीड में ये चलेगा। 2 स्पीड का है, या तो लो चल सकता है या फिर हाई चल सकता है। तो 4 नंबर पर जब लाइट आई, मतलब तीसरी स्थिति में, तो ये क्या होगा, पंखा हाई स्पीड में चलने लगेगा। अब 3 पर जो लाइट गई हुई है उसको ध्यान दीजिएगा, ये जो तार है यहाँ से होते हुए थर्मोस्टेट में जाता है। थर्मोस्टेट हमेशा ऑन ही रहता है, मतलब ये वाला पॉइंट इससे सटा रहता है। तो यहाँ से होते हुए ये लाइट चली आती है डायरेक्ट इस कैपेसिटर के इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट से
कंप्रेसर का रनिंग जुड़ा हुआ है। तो मतलब ये जो फेज सप्लाई है कंप्रेसर के रनिंग पॉइंट पर पहुंच गई और यही फेज जो है इस कैपेसिटर के अंदर से कैपेसिटर को चार्ज करेगा और यहाँ से होते हुए स्टार्टिंग पॉइंट पर देगा, डिस्चार्ज करके सप्लाई को पहुंचा देता है। और कंप्रेसर का जो कॉमन ये है जहाँ पर OLP के माध्यम से डायरेक्ट जो है ये न्यूट्रल सप्लाई पहुंच ही रहा है, जिससे कंप्रेसर क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। बात को समझ लीजिएगा। तो कुल मिलाकर के जैसे ही 3 नंबर की स्थिति आती है तो हाई कूल हो जाता है। हाई कूल कैसे होता है, कंप्रेसर तो चालू हो जाएगा 3 नंबर पर सप्लाई गई तो हाई कूल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये पंखा उस समय जब भी ये कंप्रेसर चल रहा है उस समय पंखा हाई स्पीड में चलेगा, तो जो भी कूलिंग हो रही है एसी के अंदर वह कूलिंग कमरे के अंदर जो आएगी वो बहुत तेजी के साथ आएगी। तो ये क्लियर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हाई कूल कैसे हो रहा है। चौथी स्थिति उसी तरह से n + L + 3 + 1 मतलब 3 नंबर पर आ रहा है तो कंप्रेसर चलेगा। 1 नंबर पर आ रहा है, 4 नंबर से वहाँ से हट गए, देखिए इसमें 4 नंबर नहीं है कहीं पर, तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि 1 नंबर पर लाइट जा रहा है तो बस क्या हुआ, कंप्रेसर तो अपना चल ही रहा था, बस पंखे की स्पीड जो होती है थोड़ी सी कम हो गई। और जब पंखे की स्पीड कम हो गई तो जो हवा निकल रहा है कैसे निकलेगा, लो स्पीड में निकलेगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि पूरा हमारा ये जो फंक्शन है वो काम करता है। तो उम्मीद है कि आपको ये 4 स्थिति वाले सेलेक्टर स्विच का PSC वायरिंग समझ में आ गया होगा। कुछ देर हम यहाँ पर आप लोगों से ब्रेक लेंगे। ब्रेक लेने का मतलब है यहाँ पर हम अभी CSR वायरिंग बनाएंगे और उसके बाद आपको समझाते हैं कि PSC और CSR में क्या अंतर होता है। तो कुछ देर के लिए आप ब्रेक लीजिए, मतलब हम अभी कुछ देर में लौट रहे हैं। फ्रेंड्स, इस वायरिंग में जो पीछे अभी वायरिंग बताई गई है, इस वायरिंग में PSC वायरिंग को सीखने के बाद अब हम इसी कनेक्शन के अंदर CSR वायरिंग सीखेंगे। CSR वायरिंग क्या होता है, मैंने शुरू में ही आप लोगों को बता दिया था कि कंप्रेसर को यदि 2 कैपेसिटर लगा के रनिंग और स्टार्टिंग दोनों कैपेसिटर लगा के चलाया जाएगा तो वह PSC वायरिंग कहलाएगा। तबीयत थोड़ा सा डिस्टर्ब है, माफ़ कीजिएगा। यदि PSC वायरिंग होगा तो उसमें केवल जो कैपेसिटर होगा केवल रनिंग होगा, या तो एगो रहे चाहे 2 रहे उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। यदि कैपेसिटर दोनों रनिंग ही लगा हो तो वो नहीं कि वो PSC वायरिंग कहलाएगा, वो क्या होगा, CSR वायरिंग कहलाएगा, सॉरी PSC वायरिंग कहलाएगा। सॉरी, यहाँ पर गलती हो गई है हमसे, यहाँ होना चाहिए CSR वायरिंग, मतलब कैपेसिटर स्टार्ट एवं रन, और ये B पॉइंट है। पीछे अभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ देर पहले यहाँ पर A लिखा था और वो PSC था, परमानेंट स्टार्ट कैपेसिटर था और कंप्रेसर को केवल 1 कैपेसिटर से चलाया जा रहा था, लेकिन अभी जो है यहाँ कंप्रेसर को 2 कैपेसिटर से चलाया जाएगा। अब बात करते हैं कि कंप्रेसर जब एगो कैपेसिटर से चली गया है तो काहे 2 कैपेसिटर लगा रहे हैं, क्यों 2 कैपेसिटर में पैसा जो है कि खर्चा करना पड़ेगा। तो बात यह है कि हमने आप लोगों को इससे पहले भी बताया होगा, अब भी बताया होगा। यहाँ पर पहले इस चित्र को देखिए, ये वाला जो कंप्रेसर है इसको रोटरी कंप्रेसर कहते हैं। आजकल विंडो एसी, स्प्लिट एसी में सबसे ज़्यादा क्रेज चल रहा है किसी का तो ये है, मतलब यही आ रहा है। और उसको चालू करने के लिए, रोटरी कंप्रेसर को चालू करने के लिए PSC वायरिंग मतलब एगो कैपेसिटर लगाया जाएगा। अब जो है कि इस चित्र को देखिए, ये है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ज़्यादातर जो लोड वाले काम करने वाली मशीनें होती हैं, जैसे बर्फ़ जमाने वाली मशीन हो गई, चाहे मिठाई वाला काउंटर हो गया,
चाहे ऐसा जो चिलर प्लांट हो गया, मतलब जो आरओ का चिलर प्लांट होता है ऐसा, उसके साथ जो कंप्रेसर लगते हैं थोड़ा सा हैवी रहते हैं और उनको चलाने के लिए ये दोनों कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ती है। अब इन दोनों के बाद ये क्या चीज़ है, तो इसके बारे में भी हमने बहुत विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताया है। ये है वोल्टेज टाइप रिले। इसका नंबरिंग भी आप लोगों को बताया था कि ये 4 नंबर, ये 5 नंबर और 1 नंबर और 2 नंबर है। स्टार्टिंग कैपेसिटर जब भी लगेगा तो इसको लगाना पड़ता है। क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि रनिंग कैपेसिटर को तो इसके दोनों तारों को इसके साथ डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, लेकिन इसको जो है रनिंग वाले तार को, मतलब ये वाले पॉइंट को रनिंग पर तो डायरेक्ट जोड़ा जा सकता है, लेकिन दूसरा वाला जो है ऐसे कनेक्शन करना है कि इसका एक तार जो है कंप्रेसर के चालू होने के बाद इसका कनेक्शन हट जाना चाहिए। तो उस कनेक्शन को हटाने के लिए ये वोल्टेज टाइप रिले का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब हम कनेक्शन की बात करते हैं। 4 नंबर, यदि वोल्टेज टाइप रिले के बारे में पता होगा तो आपको मालूम होगा 4 नंबर सभी से अलग होते हैं। अब 4 नंबर पर हम लोग क्या करेंगे, एक रनिंग कैपेसिटर का तार ले लिया जाएगा और एक स्टार्टिंग कैपेसिटर का, मतलब दोनों का तार एगो में आपस में जोड़ेंगे। इन दोनों को उठा करके क्या करते हैं, रनिंग वाले पर जोड़ देंगे। बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए, तो यहाँ से एगो तार उठेगा और ऐसे जाएगा और इसको हम सीधे क्या करेंगे, रनिंग पर जोड़ देंगे। इस तरीके से इसको रनिंग पर जोड़े, क्योंकि कंप्रेसर पर एक ही तार जोड़ने का जगह होता है। ये दोनों तारों को आपस में जोड़ दीजिए और उसको जोड़ने के बाद यहाँ पर पहुँचा दीजिए। रनिंग पर आपको पता है कि फेज सप्लाई भी पहुँचना चाहिए, तो एसी में जो फेज सप्लाई कंप्रेसर के पास पहुँचती है वो कैपेसिटर से हो करके आती है। जैसे मेन जो पीछे का जो सारा फंक्शन बताए वो सब कुछ वैसा ही काम करेगा। ये कैपेसिटर से जो फेज सप्लाई निकल रही है वो कहाँ आ जाएगी, 4 नंबर पर आ जाएगी। मतलब यहीं से ये फेज सप्लाई इस तार के माध्यम से होकर रनिंग पर पहुंच गई और यही फेज सप्लाई क्या हो गई, रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर पर पहुंच गई। अब इनका एक एक पॉइंट बचा हुआ है जो कि यहाँ पर जाके जुड़ेंगे। अब देखिए किस तरीके से जोड़ना है। ऐसे जोड़ना है कि ये तो एकदम जुड़ा ही रह जाए और ये वाला जो है कि हट जाना चाहिए। चालू कंप्रेसर चालू होगा तो हट जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये तार ऐसे आएगा, इसको पहले 2 नंबर पर जोड़ा जाता है। 2 नंबर पर जोड़ने का रीज़न बता रहे हैं। और उसके बाद जो है कि ये वाले तार को स्टार्टिंग वाले वाइंडिंग से जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद क्या होता है, इसको 1 नंबर से जोड़ा जाता है। बात ये है कि 1 नंबर और 2 नंबर आपस में पहले ही से सटे रहते हैं। मतलब ये रनिंग कैपेसिटर का जो दूसरा तार है 2 नंबर से होके स्टार्टिंग पर जाएगा और ये दोनों जब आपस में सटे हुए हैं तो इसका भी पावर इससे होकर के स्टार्टिंग पर जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। और उसके बाद 5 नंबर और 2 नंबर के बीच में एक रिले का कॉइल होता है। वो सारा फंक्शन आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब जो है वो चीज़ जो है कि अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम न्यूट्रल सप्लाई देंगे। न्यूट्रल कहाँ पर है, अभी देखिए ये वाला न्यूट्रल है, इसी को हम थोड़ा सा इधर उधर करके काट पीट करके व्यवस्था बनाते हैं और न्यूट्रल को पहुँचाते हैं। ये जो न्यूट्रल वाली लाइन है इसको 5 नंबर तक पहुंचाना है। अब चाहे जैसे भी पहुंचा लीजिए, तो इसको हम कुछ इस तरीके से करेंगे। फिर इस तार को क्रॉस करेंगे तो क्रॉस का निशान लगाया जाएगा और यहाँ 5 नंबर तक पहुँचा दिया जाएगा। डायरेक्ट ये 5 नंबर पर पहुँच जाता है, जिससे रिले कॉइल को सप्लाई मिल जाती है। 5 नंबर पर ये जो सप्लाई आया है उसको यहाँ से एक तार के माध्यम से, अब ये OLP जो है थोड़ा सा उधर से हटाते हैं, लगेगा कॉमन पर ही लगेगा, लेकिन उस साइड से हट करके, क्योंकि हमारा रिले इधर लगा हुआ है तो OLP भी हम इधर ही लगा देंगे, OLP। और इसमें 2 पॉइंट होता है, एक पॉइंट को 5 नंबर से जोड़ दीजिए और एक पॉइंट को कॉमन से जोड़ दीजिए। ये भी एक और समस्या समझ में आ रहा होगा, इस स्विंग मोटर का जो ये न्यूट्रल वाला तार था वो कट गया है, उसको कहीं ना कहीं जोड़ना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, इसी 5 नंबर से या जहाँ से भी न्यूट्रल मिले उसको न्यूट्रल सप्लाई, मतलब ये वाले तार से उसको जोड़ देना, चाहे जैसे भी जोड़िए। अब ये जो कनेक्शन होता है इसको हम कहते हैं CSR वायरिंग। इसको समझ लीजिएगा,
यही जो है कि सबसे ज़्यादा मुश्किल का काम होता है। और ये भी मुश्किल नहीं है, यदि एक बार समझ गए तो आसान हो जाएगा, नहीं समझे तो भाई मुश्किल ही मुश्किल है। ये हमेशा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, मतलब इस टाइप के कंप्रेसर, जो ये चित्र आप देख सकते हैं, इसी के टाइप का कंप्रेसर जब लगता है तो ये वाला कनेक्शन करना पड़ जाता है वहाँ। नहीं तो रोटरी कंप्रेसर मतलब ये वाला कंप्रेसर रहेगा तो सिंगल कैपेसिटर मतलब पीएससी वायरिंग से कंप्लीट काम चल जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा तो समझ लीजिए कि यहाँ से फेज सप्लाई कहाँ पहुँच गया, रनिंग पर पहुँच ही गया है। यहाँ से एगो तार, ये फेज सप्लाई कैपेसिटर रनिंग कैपेसिटर में पहुँच गया, यहाँ से स्टार्टिंग कैपेसिटर में पहुँच गया। रनिंग कैपेसिटर का जो पावर निकल रहा है डायरेक्ट 2 नंबर से होते हुए स्टार्टिंग पर पहुँच गया, मतलब रनिंग कैपेसिटर डायरेक्ट 2 स्टार्टिंग से जुड़ गया है। लेकिन स्टार्टिंग कैपेसिटर को स्टार्टिंग वाइंडिंग से जोड़ना है तो उसको पहले 1 नंबर पर जोड़ा गया, क्योंकि इन दोनों के बीच में ऐसा कनेक्शन होता है, कनेक्टर होता है, कनेक्ट करके सटा होता है। और जैसे ही लाइट देते हैं ये सटे रहते हैं, 1 सेकंड तक ऐसे सटे रहेंगे, और जैसे ही लाइट दिया जाएगा हट जाएगा। तो हटने का मतलब ये है ये कंप्रेसर उस वक्त चालू हो जाएगा, ये अपना पावर दे देगा उस समय कुछ 1 सेकंड के लिए। आरसी और एससी मतलब रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर दोनों का पावर इस पर आएगा और वो चलेगा। और जैसे ही जो है कि ये चालू हो जाता है, इसके बीच में जो कॉइल होता है रिले कॉइल, उसके अंदर मैग्नेट बनता है और इन दोनों को पॉइंटों को खींच के अलग करता है। और इस चीज़ को और बेहतर तरीके से सीखना है तो पीछे चले जाइए और वोल्टेज वाला जो रिले के बारे में जिस भी वीडियो में मैंने बताया है उसको एक बार फिर से देख लेंगे तो ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आज का जो क्लास है थोड़ा सा लंबा तो हो गया है, लेकिन पूरा आपको समझ में आया होगा। यदि आपका कुछ सवाल रह गया है तो कमेंट बॉक्स हमेशा के लिए आप लोगों के लिए खुला हुआ है, वहाँ अपना सवाल कीजिए, आपको ज़रूर जवाब मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।